नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चले खबरों की शुरुआत करते हैं। पीटीआई टीचर्स का 23वें दिन भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बहाली की मांग को लेकर के पीटीआई प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में 1983 पीटीआई शिक्षकों का धरना जारी है। सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लेने के चलते ये पीटीआई टीचर्स लगातार नाराज हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। पीटीआई अध्यापकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का विरोध करने की चेतावनी पीटीआई टीचर्स की ओर से दी गई है। आंदोलन जारी रखने और तेजी लाने का भी ऐलान किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। पीटीआई टीचर्स का विरोध प्रदर्शन हरियाणा में लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर पीटीआई धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अलग अलग जिलों में 1983 पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार चल रहा है। तो वहीं भिवानी में पीटीआई शिक्षकों का एक लगातार धरना जारी है। 23वें दिन भी पीटीआई शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने पीटीआई टीचर्स के धरना स्थल का जायजा लिया। आप भी देखिए। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति का धरना लगातार 23वें दिन भी जारी है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से कर्मचारियों के द्वारा जो बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई हैं उनके द्वारा लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि उनको बहाल किया जाए। महज और महज एक ही मांग इनके द्वारा उठाई गई है कि इनकी नौकरी की बहाली होनी चाहिए। तमाम दूसरे संगठनों का समर्थन भी इनको मिल पा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें, पूरी तरह से इन लोगों ने कहा है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार उनको बहाल करती है तो निश्चित तौर पर हर मुकाम पर सरकार का साथ भी देंगे। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि बड़ी तादाद में कर्मचारी संगठनों का समर्थन इनको हासिल है। हालांकि कांग्रेस और इनेलो साफ तौर पर कह चुकी है कि वो इनके साथ है, इन पीटीआई को एक कलम से बहाल करेंगे। और साथ ही साथ अब ये पीटीआई भी कह चुके हैं कि पूरी तरह से लड़ाई के मूड में, आर पार की लड़ाई के मूड में राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। खापों का समर्थन इनको हासिल हो चुका है। और उसके अलावा पंचायतों, ग्राम पंचायतों की बात करें, पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें, उनका भी समर्थन हासिल हो चुका है। और इन्होंने तर्क ये भी दिया है कि जब ये सत्तासीनों को सत्ता पर कब्जा करवा सकते हैं, यानी वोट देकर जब ये उनको प्रतिनिधि बना सकते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि उनको सड़कों पर भी ला सकते हैं। ये तक कहा है कि जिन लोगों ने उनको सत्ता के कब्जे पर बैठाया था, सत्ता पर काबिज करवाया था, वो लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनको सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाले लोग, आमजन, वो कहीं न कहीं सड़कों पर इस तरह से आंदोलन करने पर मजबूर है। बहरहाल आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी गई है, ऐलान किया गया है। साथ ही साथ बहाली होने तक इसी तरह से आंदोलन जारी रखने का भी अल्टीमेटम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। वहीं पीटीआई शिक्षकों ने इस दौरान जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। अभी क्योंकि सियासत शुरू हो चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ तौर पे कह चुके हैं कि बहाल किया जाएगा एक कलम से, कानून बनाकर। सरकार भी कानून लाए। कल 42 मामलों पर सहमति बनी थी, 42 मुद्दे थे, लेकिन पीटीआई का मुद्दा उसमें नहीं था। ऐसे में बहरहाल आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस भावना की का सम्मान करते हैं, लेकिन हम नौकरी हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा 23वें दिन का जो कर्मी अनशन चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की जो इस भावना की हम मान सम्मान करते हैं। लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, उनसे जरूर हम जानना चाहेंगे। सर, कुछ कहना चाहते थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारा जो धरना वो 23 दिन में प्रवेश कर गया है, मगर 23 दिन प्रवेश करने के बाद जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो लोग अपने आप को कहते हैं, मगर जिस जनता ने इनको चुना है वो लोग आज रोड पर बैठे हैं। सर, ऐसा है, हमें 23 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। विपक्ष हमारे पक्ष में है, विपक्ष वालों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, अभय चौटाला जी ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, सरपंच, गाँव के पंच, मेंबर सभी हमारे साथ है, खाप पंचायतें। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उनकी मंशा हमें नहीं लगती कि वो लोग हमें बहाल करने वाले। लेकिन सर्विस करते हुए हमारी परीक्षा हमारा ग्राउंड है। हम हर साल टूर्नामेंट होते हैं, ब्लॉक टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं। अब जो बच्चे
हम तैयार करते हैं ग्राउंड में। अब जो बच्चे ग्राउंड में तैयार करने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल है, वो हमारी परीक्षा है और क्या है वो। तो वहीं कैथल में पीटीआई टीचर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। पीटीआई शिक्षक लगातार अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज मलिक ने धरना दे रहे शिक्षकों से खास बातचीत की है। कैथल में पीटीआई अध्यापकों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज इनका प्रदर्शन को 23वां दिन हो चुका है और आज मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, जो कि अनशन पर बैठे हैं। 23 दिन हो चुके हैं इनको, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा कोई भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा, ना कोई सरकार का कोई भी विधायक यहाँ पर पहुँचा। इनकी जो समस्या है इनको सुनने के लिए अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जितने भी मंत्री है कैथल के अंदर, विधायक की बात करें, सभी को ये ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या नाम है? गुलाब सिंह। तो कितना प्रदर्शन का दिन आज 23वां दिन है सर हमें बैठे हुए। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो ये है कि हमें पूर्ण रूप से जैसे हम पहले थे वैसे बहाल किया जाए और लगभग सारे जो पीटीआई हैं उनकी नौकरी दोबारा से रखी जाए। तो आप लगातार आज आपका 23वां दिन है, आप प्रदर्शन अनशन पर बैठे हो। अनशन की क्या कुछ मेन जो ऐसे है, जल अन्न पानी जो है वो सब कुछ हमने छोड़ रखा है और बगैर उसके हम लगातार 23 दिन हो गए हमें लगातार, और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा हमें मिलने आया है। तो क्या मानते हैं सरकार का कोई भी आदमी अभी आप तक नहीं पहुंचा है, तो क्या कारण मानते हैं आप? सरकार तो ये है कि अभी हम पूरा दबाव जैसे जो बनाना था वो हम पूरा दबाव बनाएंगे और पूरा के उनको मानना पड़ेगा सरकार को, वो हमारे पास आएंगे मिलने के लिए। ये देखिए महिला भी अनशन पर बैठी है, इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? गुरमीत कौर। तो आज कितना दिन आपको अनशन आज 23 दिन हो गए हैं अनशन के। क्या कुछ अनशन में हमने अन्न और जल का त्याग कर रखा है और हम तब तक अन्न और जल का त्याग करेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, लेकिन आमजन, कर्मचारी संघ सभी हमारे साथ हैं और इनका सहयोग लेते हुए ही हम अपने ऐसे ही अनशन भी करेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे जितना जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती। तो क्या कुछ मांगे आप? हम अपनी नौकरी पर दोबारा से वापसी चाहते हैं। जो हमारा इन्होंने आत्मसम्मान खोया है, हम वो आत्मसम्मान अपना वापस चाहते हैं इनसे। देखिए इनके जो पीटीआई अध्यापक इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है, अनशन पर भी ये बैठे, लेकिन सरकार का अभी तक कोई भी मैसेज इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा और ना इनकी जो समस्या है उनका अभी तक समाधान हुआ। तो हमारे साथ और भी जो प्रदर्शनकारी है वो भी मौजूद है। रामेश्वर धारीवाल। तो क्या समस्या आप लोगों को? हमारी समस्या ये है, हम 23 दिन से धरने पर बैठे हैं और पहली बार ये हरियाणा के इतिहास में हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक कोई भी एजुकेशन में, चाहे 89 डेज पे हो, चाहे हेड होक पे हो, चाहे अतिथि अध्यापक की बात हो, चाहे किसी और की कर्मचारी की बात हो, आज तक जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया है, चाहे कच्चा हो या पक्का हो, कोई भी आज तक नहीं हटा। और 10 साल की लंबी सर्विस के बाद हमारे साथ राजनीतिक द्वेष की वजह से हमारे को निकाला गया। वहीं भिवानी पहुंचे इनेलो के नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की सरकार पर नशा तस्करों और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही सरकार पर रोजगार देने के बजाय छीनने के आरोप लगाते हुए किसानों को लूटने के लिए कैबिनेट मीटिंग करने और योजना बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इनेलो के नेता अभय चौटाला सोमवार देर शाम को भिवानी जाट धर्मशाला में जिला कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के गठबंधन सरकार के साथ बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर अनेक कटाक्ष किए हैं। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार जल्द गिर जाएगी और बड़ौदा उपचुनाव में जीत के साथ अगली सरकार जल्द बनेगी। सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम कर रही है। ये सरकार तो लगातार किसान कैसे कमजोर हो, कैसे किसान की फसल पे डाके डाले जाएं, उनके लिए योजनाएं बनाती है, उनके लिए कैबिनेट की मीटिंगें करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो किसान को कमजोर करने के लिए यहाँ तक भी कह दिया कि किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी जा कर के बेचे, उसकी फसल को आने वाले समय में सरकार नहीं खरीदेगी। बिल्कुल बहाल करना चाहिए और एक्ट बना करके विधानसभा में बाकायदा तौर पे इनको रिलीफ देना चाहिए और इनको नौकरी पे दोबारा बहाल करके इनके जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका फायदा सरकार को लेना चाहिए।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की, गुरुग्राम से अभी भी अधूरा है बादशाहपुर ड्रेन का काम और इसे लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। 28 किलोमीटर लंबे ड्रेन का 33 मीटर का काम अभी भी अधूरा है। जमीनी विवाद के चलते 33 मीटर के टुकड़े का काम अधूरा पड़ा हुआ है। घाटा गांव से लेकर के नजफगढ़ ड्रेन तक ये बादशाहपुर ड्रेन है। बारिश होने पर खानसा गांव से लगते इलाकों में जलभराव होगा। खानसा गांव से लगती ड्रेन का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ और 2 साल से 33 मीटर टुकड़े को लेकर के ये काम अभी अधूरा है। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, बादशाहपुर ड्रेन का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल 28 किलोमीटर लंबी ड्रेन का 33 मीटर का काम अभी भी अधूरा है। तो आपको बता दें कि बादशाहपुर ड्रेन का काम अधूरा, वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की बादशाहपुर ड्रेन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। 2016 में महाजाम की फजीयत के बाद यह काम शुरू हुआ था और 28 किलोमीटर लंबे इस ड्रेन का 33 किलोमीटर का काम अभी भी अधूरा है। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। इस मानसून का साइबर सिटी गुरुग्राम जल भराव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हर साल मानसून में होने वाली बरसात तपती धूप में राहत जरूर देती है, लेकिन गुरुग्राम और गुरुग्राम के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द और मुसीबत का सबब बन जाती है। हर साल जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं वो डराती है, क्योंकि जल भराव नहीं बल्कि बाढ़ जैसे हालात गुरुग्राम में पैदा हो जाते हैं। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका काम अभी भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भी हर साल जल भराव की स्थिति हीरो होंडा चौक और उसके आसपास के इलाकों में पैदा होती है। इस वक्त हम उसी बादशाहपुर ड्रेन पर मौजूद हैं और दरअसल ये बादशाहपुर ड्रेन गुरुग्राम के घाटा के पास से निकलते हुए यहाँ खानसा गांव से होते हुए आगे जा रही है और जो भी बरसात के दौरान जो पानी बरसात का आता है वो पानी इसी बादशाहपुर ड्रेन से होते हुए आगे निकलता है। लेकिन खानसा गांव में यहाँ पर जो बादशाहपुर ड्रेन है जिसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आकर संकरी हो जाती है। इसके पीछे कारण कि इसके साथ लगते हुए जो कुछ प्लॉट्स हैं जिन पर कानूनी अड़चन चल रही है, जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये प्लॉट्स हैं, ये इस ड्रेन के निर्माण में कहीं ना कहीं बाधा बने हुए हैं और ये मामला जो है अभी कोर्ट में है, जिसकी वजह से ड्रेन का काम पूरा नहीं हो पाया और यहाँ पर आकर ड्रेन काफ़ी संकरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक बड़ी तादाद में बड़ी मात्रा में जो पानी बरसात का आता है यहाँ पर आकर वो पानी ठहर जाता है और जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्योंकि एक जो बादशाहपुर ड्रेन की अगर क्षमता की बात करें तो करीब 2500 क्यूसेक पानी की जो क्षमता जो है इस बादशाहपुर ड्रेन की है, लेकिन यहाँ पर आकर जब ये ड्रेन संकरी होती है तो ये क्षमता करीब 500 क्यूसेक तक रह जाती है। यानी कि करीब करीब जो स्थिति है यहाँ पर जो खराब होने लगती है। अब कोशिश यही है GMDA की तरफ से कि इस स्थिति को किसी तरह से एक टेम्परेरी व्यवस्था की जाए और उसके लिए यहाँ पर अब एक पंप लगाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो पंप से यहाँ जो पानी आए वो यहाँ ठहरे नहीं, उसे आगे तेजी से उसका बहाव जो है आगे किया जा सके, उसके लिए पंप यहाँ पर अब लगाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इस बरसात एक बार फिर से गुरुग्राम को शर्मिंदा ना होना पड़े, लोगों के सामने दिक्कतें ना हो, क्योंकि हर बार जो तस्वीरें देखने को मिलती है हीरो होंडा चौक हो या तमाम जो शहर के जो दूसरे इलाके वहाँ पर भारी मात्रा में पानी जो है जमा होता है। और 2016 में ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली थी जब न केवल देश में बल्कि विदेशों तक गुरुग्राम को शर्मिंदा होना पड़ा था करीब 24 घंटे के महाजाम की वजह से, क्योंकि जल भराव के चलते करीब 24 घंटे लंबा एक जाम लगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। और 2018 में तो स्थिति ऐसी बनी थी कि गुरुग्राम की सड़क पर नाव चलानी पड़ी थी, क्योंकि हीरो होंडा चौक के फ्लाईओवर में पानी भर गया था और कई दर्जन गाड़ियां वहां पर डूब गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादशाहपुर ड्रेन बनने के बाद गुरुग्राम में जल भराव से निपटा जा सकता है, जब जल भराव की जो हालात है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बादशाहपुर ड्रेन घाटा गांव से होते हुए कई सेक्टर्स और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां जरूर राहत देगी, लेकिन शहर के जो दूसरे इलाके हैं जहां जल भराव हर साल होता है वहां स्थिति वैसी की वैसी बने होने की पूरी आशंका है। कोशिश यही है तमाम जो एजेंसीज काम कर रही हैं, MCG, GMD और जिला प्रशासन, कि इस साल भी जल भराव ना हो। लेकिन रविवार को जब बरसात हुई थी तो उन दावों की एक बार फिर से पोल खुली थी और शहर के लगभग से बड़े हिस्सों में पानी जो है कई फुट तक जमा हो गया था।
तो हर साल दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं बरसात के पानी में पूरी तरह से बह जाते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस बार बरसात हो और जलभराव की स्थिति, भयानक स्थिति पैदा ना हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की जो निकासी होनी चाहिए थी, जो ड्रेन सिस्टम्स हैं, उनकी नहीं की गई है। तो एक बार गुरुग्राम को फिर से उस जल भराव से दो हाथ करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े फैसले लिए हैं। अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें उनके मोबाइल पर ही एसएमएस भेज करके इस रिपोर्ट की जानकारी दे दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके नजदीकी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उनसे संपर्क कर इलाज की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने बताया कि फिलहाल जिले में 8 जगह पर टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन एक हफ्ते के बाद उनकी कोशिश है कि हर व्यक्ति का 5 किलोमीटर के दायरे में ही कोरोना का टेस्ट हो जाए और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। में फर्दर कोई योजना की सवाल है कि मैंने अभी 1 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो ये लक्ष्य रहेगा कि हम आखिरी आदमी तक, हर जो हमारी पीएचसी है वहाँ तक सैंपलिंग की सुविधाएं हम दे सके लोगों को, ताकि किसी व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाना तो उसको 5 किलोमीटर से अधिक दूर ना जाना पड़े। उस कड़ी में हमने 8 बूथ थे, ऑलरेडी हमने 7 या 8 तो हमने कर दिए हैं, एक पहले हो रहा था हमारा, 5 बूथ और हमारे तैयार हैं, कल या परसों तक वो हम फिक्स कर देंगे। उसके आगे विदिन 7 डेज हम हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन पीएचसी, सिविल डिस्पेंसरी, हमारी एफआरयू, हमारी सीएचसी, सब डिवीजन हॉस्पिटल, यानी कोई संस्था ऐसी नहीं रहेगी जहां पर सैंपलिंग की सुविधा ना हो। उससे लोगों का जो आने जाने का एक दूर का रास्ता था वो उनका कम होगा, उनको सुविधा होगी। प्लस में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो व्यक्ति आ रहा था, उस 30-40 किलोमीटर में जो संक्रमण फैलने की जो एक संभावना रहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, किसी और व्यवस्था से जाता है, तो वो भी निश्चित तौर से कम हो। इसके अतिरिक्त लोग बागों को रिपोर्ट समय पे उनके घर बैठे मिले, इस कड़ी में हमने एसएमएस सर्विसेज चालू कर दी हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, नेगेटिव व्यक्ति को हम एसएमएस के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसको सूचित करेंगे कि आपका टेस्ट हुआ था, आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप नेगेटिव हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिव होंगे उनकी रिपोर्ट हम सेग्रीगेट करके हर हमारी संस्था पे, जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर या जो भी हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको हम देंगे। हमारे चिकित्सा अधिकारी वहाँ के जो हैं वो दूरभाष पे उनसे बात करें। वहीं फरीदाबाद में अनलॉक फेज 2 की शुरुआत होने के बाद बाजारों को लेकर डीएम यशपाल यादव की तरफ से पूरी तरह से बाजारों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन इस हफ्ते बीच में मंगलवार की छुट्टी रखने के भी आदेश दिए गए थे। आज छुट्टी का पहला दिन है। सेक्टर 7 से 10 का मार्केट पूरी तरह से बंद है। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट देखिए। अनलॉक फेज 2 की शुरुआत के बाद में फरीदाबाद में बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। उसके पहले अल्टरनेट डे पर बाजार खोले जाते थे, लेकिन अब रोजाना बाजारों को खोलने की अनुमति है। लेफ्ट एंड राइट का कोई अब सिस्टम नहीं रहा है। लेकिन इस बीच में डीएम यशपाल यादव की तरफ से एक आदेश दिया गया था कि मंगलवार को फरीदाबाद के सभी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन एसेंशियल गुड्स की जितनी भी दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। तो हम दिखा देते हैं आपको सेक्टर 7 और 10 की ये मार्केट है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जितनी भी ये तमाम मार्केट है जो पूरे दिन खुल रही थी, दोनों साइडों की दुकानें खुल रही थी, लेकिन आज वो मंगलवार की छुट्टी होने के चलते पूरी तरह से बंद हैं। और ये बंद इसी वजह से, चूँकि आदेश हैं, हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी रखनी पड़ेगी और इसी की वजह से आप साफ तौर से दुकानें बंद हैं, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो निकल रहे हैं यहाँ से दुकानों को, लेकिन नहीं खोला गया। लेकिन एसेंशियल गुड्स की बात करें हम, जैसे मेडिकल स्टोर है या दूध दही की दुकानें या सब्जी की दुकानें, वो इस मार्केट में भी आपको खुली हुई दिखाई दे रही होंगी। आप देखें इधर तो ये मेडिकल स्टोर है, वो पूरे दिन खुलेगा। इसके मेडिकल स्टोर के लिए कोई छुट्टी नहीं रखी गई है। इसके साथ साथ में और बाकी जो ज़रूरी सामान की चीज़ें हैं वो भी खोली गई हैं। सब्जी की दुकानें यहाँ खुली हुई आप देख सकते हैं। जिस तरह से मार्केट पूरी तरह बंद है, लेकिन इन ज़रूरत की चीज़ों को लेकर अभी छुट्टी नहीं है, वो कभी भी अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। बात भी कर लेते हैं। मंगलवार की छुट्टी है, बाजार की, आपकी दुकान खुली हुई है, ग्राहक पहुँच रहे हैं क्या? बहुत कम आ रहे हैं बाबू, बहुत कम आ रहे हैं। क्या छुट्टी की वजह से ही? छुट्टी की वजह से। अच्छा, हाँ। लेकिन आपके पास ऐसा तो कोई प्रतिबंध आपको लेकर नहीं है, आप खोल सकते हैं दुकानें? हाँ, सब्जी और फ्रूट, दवाई, ये तो अलाउड है। बताइए कि ये अलाउड है, ये खोल सकते हैं। तो
जिस तरह मार्केट बंद है, फायदा आपको इतना नहीं मिल रहा है, कस्टमर भी कम पहुंच रहे हैं। अब ये कच्ची सब्जी है ना, ये हमारे कल का बचा, आज कुछ नहीं लाए हम, कल का ही बचा हुआ माल है। अच्छा, आप आज की छुट्टी की वजह से सामान कम, सब्जी कम लेके आए हैं? हाँ, आज लाए नहीं, कल बार ये बेच रहे हैं हम, आज माल नहीं लाए। जी, तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यही वजह है, क्योंकि छुट्टी है और लोग घर से कम निकलेंगे, तो दुकानदार जो ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं वो भी अपने सामान को लेकर, उन्हें पता है कि ग्राहक नहीं निकलेंगे, तो इस वजह से सब्जियों की अगर बात करें तो नई सब्जी नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि दुकान खोलनी है, इसलिए जो पुरानी सब्जी है उसी को यहाँ बेचा जा रहा है। बाकी की ज़रूरी की सामान जो, और अगर बात करें रेस्टोरेंट या टेक अवे की, तो उनको खोला गया, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें पूरी तरह से मार्केट में बंद रहेंगी आज। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं सावन का महीना शुरू हो चुका और ऐसे में हरियाणा में तीज की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश में तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें मां अपनी विवाहिता बेटी के लिए कोथली भेजती है और इस कोथली में भेजी जाती है पुंडरी की मशहूर मिठाई फिरनी। ये मशहूर फिरनी भारत के अलावा जहां भी जाती है लोग इसका जायका लेते हैं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते हलवाइयों का काम थोड़ा मंदा है और इस बार लोग इसकी खरीदारी कम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जोगिंद्र कुंडू की रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में हरियाणा में तीज की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तीज के त्यौहार में हरियाणा में मां है जो बेटी के लिए कोथली भेजती है और कोथली का जो त्यौहार है, जो प्रचलन है, वो काफ़ी समय से हरियाणा में मनाया जा रहा है। इसके लिए काफ़ी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें पुंडरी की जो फिरनी है वो पूरे भारतवर्ष में फेमस है, मशहूर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिरनी बनाई जा रही है और इसको किस तरह बनाया जा रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पर हलवाई बैठे हैं और फिरनी बनाने की तैयारी में हैं, फिरनी बना रहे हैं। ये फिरनी का जो ऐसा बताते हैं कि 1936 में ये पहली बार पुंडरी में बनाई गई थी। हरि किशन व्यास जो हलवाई हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और तब से आज तक ये बनाई जा रही है। करीब 84 साल इसको बनते हुए हो गए हैं। और जो कोथली का त्यौहार तीज के समय जो मनाया जाता है, जिसमें माँ अपनी विवाहित बेटी के लिए ससुराल में कोथली भेजती है, जिसमें फिरनी भी शामिल होती है, क्योंकि फिरनी के बिना कोथली अधूरी होती है, सावन का त्यौहार अधूरा होता है। ये फिरनी ऐसा है, माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अलावा देश विदेश में भी यहाँ से सप्लाई की जाती है, यहाँ से जाती है और लोग इसका जायका लेते हैं। 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय अंग्रेज़ों ने भी इसका फ़ायदा जो लुत्फ़ उठाया था और उसका स्वाद भी चखा था और उन्होंने इसकी तारीफ़ भी की थी। हमारे साथ यहाँ पर हलवाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हमें बताएंगे कैसे ये बनती है, किस तरह तैयार किया जाता है, कैसे बनती है ये फिरनी? यहाँ जी मैदा के साथ बनती है जी। कैसे बनाया, पहले क्या करके किया जाता है? पहला मैदा बनाया जाता है जी, फिर घी में ले जाते हैं जी, यहाँ फिर पेड़े बनाए जाते हैं इसके, फिर बत्ती ले जाती है जी, फिर घी में बाल बनाए जाते हैं इसके जी। तो सुना है भी काफ़ी टाइम से, पुराने समय से, अंग्रेजों के टाइम से बनती आ रही है। बहुत टाइम से हो गए जी, 4 साल हमारी उम्र होगी जी। अच्छा। अब 4 साल से हम लग रहे हैं इसमें काम में, फिर नहीं बनाते हैं जी हम। तो इसको तीज के त्यौहार में कोथली में बेचा जाता है, क्या क्या बेचा जाता है कोथली में? तीजा में जी ग्योर, फिरनी, बिस्कुट, ताशा जी, ये 4-5 सौदे जाते हैं जी। तो ये कैसे बनती, खराब नहीं होती? जैसे 1 महीने करीब खराब नहीं होती? 1 साल नहीं खराब होते जी यहाँ। अच्छा। 1 साल रख दो ना टोकरा में, बंदा बना लगने दे जी इसका, न्यू रखी जाएंगी यार, न्यू साफ माल निकलेगा इसमें। जो क्रोना महामारी है, कोरोना का कहर चल, इसमें मंदा भी हुआ? कोरोना में जी मैंने 10.5 दिनों ये काम जोड़े ना जी, पहले तो 2 महीने जोड़े कर दिया हम काम, इनका हमारा काम पिट रहा जी, काफ़ी मंदा है, बहुत मंदा जी। इनका कारण क्या, कोरोना का जो कोरोना करके लिए डर के मारे मैंने हम काम नहीं जोड़े जी। इनका कम है, मतलब काम कम है जी। हमने 2 महीने पहले करे कर दे काम, इनका 10.5 दिनों ये काम कर देना जी मैंने। बिल्कुल ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फिरनी का जो अभी बिक्री थी वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से जो लॉकडाउन किया गया था उसके दौरान लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेना बंद कर दिया था और लगातार इसकी बिक्री में कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। अब थोड़ा जो अनलॉक 1 हुआ है, अनलॉक 2 हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं अब थोड़ा काम खुला है और अभी काफ़ी मंदा है। हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पर बैठी हैं, वो फिरनी तैयार कर रही हैं, फिरनी पैकिंग कर रही हैं, आप देख रहे हैं। और ये जो फिरनी का जो प्रचलन है काफ़ी समय से चला आ रहा है। तीज का त्यौहार जो सावन के महीने में मनाया जाता है, उसमें जो माँ है अपनी विवाहित बेटी के लिए ससुराल में फिरनी के अलावा और भी कई चीज़ें भेजती है। हरियाणा में ये त्यौहार काफ़ी प्रचलित है और जो फिरनी का जो स्वाद है वो ज़रूर चखा जाता है सावन के महीने में।
क्या नाम है आपका जी? उषा। ये क्या क्या बेचा जाता है कोथली में? ये फेरनी सुहारी सारी हफ्ता से तो से सारी बेचे जावे। तो माँ अपनी विवाहित बेटी के ससुराल में बेचती है इसको? हाँ जी। तो जो तैयार कर रही हैं आप, इसको भी पैकिंग कर रही हैं? हाँ। तो पैकिंग की जा रही है? ये पैकिंग करने लग रही हूँ या अगन अपना दिहाड़ी पे वा कर रही हूँ ना। तो खराब नहीं होती है फिर? नहीं ये खराब नहीं होती है, जो सही अपना अपना लगा रखी है। ये काफी दिन चल जाती है? ठीक है। हाँ। ये आपको जो फिरनी दिखाई दे रही है, ये इस समय हलवाई भी बना रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। ये फिरनी लगातार यहाँ बन रही है और कहीं ना कहीं ये जो फिरनी है काफ़ी हरियाणा में जो फेमस है, कोथली के त्यौहार में जो दिया जाता है फिरनी का जो काफ़ी प्रचलन है, इसका लोग काफ़ी स्वाद भी चखते हैं और देश विदेश में भी यहाँ से ये सप्लाई की जाती है। भारत के भी कई राज्यों में फिरनी का स्वाद लोग चखते हैं और लगातार जिस तरह से फिरनी का जो प्रचलन है हरियाणा में काफ़ी प्रचलित है। कहते हैं कि जो फिक्की फिरनी है वो करीब 1 महीने तक खराब नहीं होती और लगातार 84 सालों से हरियाणा में यह फिरनी बनती आ रही है। खासकर जो पुंडरी की फिरनी है वो काफ़ी फेमस है। हालांकि जो कोरोना महामारी के चलते हलवाइयों का काम ज़रूर थोड़ा कम हुआ है, परंतु लोग फिर भी इसको अब भी खरीद रहे हैं और बड़े चाव से यह त्यौहार मनाया जाता है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।